दोस्तों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था इतिहास वाला, उसमें आज प्राचीन भारत का जो शॉर्टकट मैटर है उसके अंदर आप यहाँ से प्राचीन भारत कंप्लीट कर देते हैं आज ही। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और तैयारी बढ़िया कीजिएगा। नाइट को पढ़ा करो खूब। नाइट को सबसे अधिक पढ़ाई होती है रात को, दिन में पढ़ाई बहुत कम होती है। अब देख लो भाई, पहला अगर यहां से अगर देखें तो भाई जो आपका जो इतिहास में जो हम जो अगर अध्ययन करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता आती है उसके बाद से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि उनके जो राजवंश रहे हैं वो छोटे राजवंश हैं और जिसके लिए उनसे संबंधित प्रश्न अधिक उठ रहा है। अब देखो, पहले ही आपका राजवंश आता है जिसका नाम क्या है, हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से हुआ करता था, मगध से। मगध को ही जी हाँ वर्तमान में आप लोग क्या कह सकते हो, बंगाल कह सकते हैं वर्तमान समय की ये बात। मगध में जो हर्यक वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है दोस्तों, यहां से आपके कौन होंगे, बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का क्या मानते हैं, संस्थापक। अब इसमें से देखिएगा कि यहाँ उसने मगध साम्राज्य के विस्तार सबसे अधिक, अगर देखिए विस्तार की प्रक्रिया जो सबसे पहले प्रारंभ की थी वो किसने की थी, आपके इन्होंने ही की। फिर है अंग को हड़प्पा और कौशल और वैशाली महाजनपदों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित इन्हों किनके द्वारा करवाया गया। फिर वह क्या किसका समकालीन होता है, जी हाँ बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, जी हाँ गिरिवीर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राजगीर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज अगर देखें तो दूसरा जो शासक आएगा उस शासक का नाम होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु में देखेगा इसका मतलब ये होता है कि जी हाँ शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला अजात शत्रु का अभिप्राय होता है। और इसमें हम देखें, देखो इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर क्या प्राप्त किया, सिंहासन। उसने राजगृह में एक किले का भी निर्माण करवाया था और साथ ही गंगा नदी के किनारे दुश्मनों पर जो निगरानी होती है रखने हेतु क्या किसका निर्माण करवाया था, इसका यहां से निर्माण करवाते हैं। तो यहां से भाई ये प्रश्न याद रखना कि किस शासक ने जो मगध की सुरक्षा हेतु जल दुर्गों का निर्माण करवाया था, जी हाँ वो करवाने वाला कौन होगा, आपका अजात शत्रु। फिर आगे देखिएगा अगला जो शासक आएगा ये उदयन। भाई यहां से पाटलिपुत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो कौन होता है। तो यहां से याद रखो कि उदयन नामक व्यक्ति ने पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं, पटना भी कहा जाता है, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले बसाते हैं। और मगध साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्र बनती है वो भी कौन बनाते हैं, आपके यही बनाते हैं। हाँ उसमें ये याद रखना कि उसका जो पटना नाम रखा गया वो रखने वाला कौन है, जी हाँ जिसका नाम होगा शेरशाह सूरी। इसके बाद में जो नेक्स्ट वंश आता है उसका नाम होगा शिशुनाग वंश। जो हर्यक वंश के बाद में जो वंश आपका कौन सा है, जी हाँ शिशुनाग। और इसका जो संस्थापक भी किसे कहते हैं, शिशुनाग को ही कहा जाता है। और वैसे अगर देखें, देखो इसने किस शासक को यहां से हटाते हैं, अगर प्रश्न आए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है तो वो कौन होगा, नागदशक। फिर यहां से ये सबसे बड़ी बात है कि इस राजवंश की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती का विनाश था। अवंती का जिसकी राजधानी होती है उज्जैनी, अवंती का क्या करवाया था इन्होंने, अंत करवा देते हैं। फिर है इस राजवंश के शासक कालाशोक, या जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, काकुरण भी। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो आपका शिशुनाग है उसने एक बार राजधानी किसे बना ली थी, वैशाली को राजधानी बनाया। और वैशाली के बाद में जो दोबारा से इसकी जो राजधानी पाटलिपुत्र बनाते हैं, कौन बनाते हैं, कालाशोक ही बनवाते हैं। इन्हीं के समय इन्हीं के समय जो आपकी दूसरी बौद्ध संगति है उसका क्या होता है, आपका आयोजन। और प्रथम जो बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो किसके समय होता है, जी हाँ उसका नाम होगा अजात शत्रु, इसके कार्यकाल में। फिर इसके नेक्स्ट बात अगर देखें बात
तो अगली बात आती है नंदवंश से संबंधित। नंदवंश, नंदवंश में आपको क्या याद रखना है कि अगर इसका जो संस्थापक पूछा जाता है तो महापद्म नंद, महापद्म नंद ये क्या है, इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और इस व्यक्ति ने, देखो इसका मतलब यह सर्व क्षत्रानंतक, मतलब क्षत्रियो आपके जो पड़ोसी हैं या क्षत्रियों का अंत करने वाला। फिर इसमें अगर देखें तो जी हाँ, महापद्म को भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता, पर्सन भाई यहां से नोट कर लेना आप लोग कि भारतीय साम्राज्य का जो पहला जो साम्राज्य निर्माता माना जाता है वो किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, महापद्म नंद को। और पुराणों में तो जी हम उसे क्या नाम दे रखा है, एकराट भी नाम दे रखा है। ये क्वेश्चन भी भाई अच्छा बनेगा यहाँ से, एकराट। फिर अगर इसमें अगर देखें कि इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम होगा धनानंद, धनानंद। और धनानंद नामक जो व्यक्ति की हत्या हो जाती है, फिर करते कौन है, आपके कौटिल्य करते हैं। और साथ में जो आपके कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर एक पर्सन यहां से ये याद रखना कि जो भारत की जो जीवन रेखा जिसे हम लोग गंगा नदी को कहते हैं, गंगा नदी में जिसने अपना जो खजाना छुपाया हो तो वह छुपाने वाला कौन है आपका, जी हाँ, धनानंद ही होता है। फिर इसके बाद में बात करें तो यहाँ मौर्य वंश, एग्जामों में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला यहां से ये चैप्टर बनता है भाई। और ये अगर इसमें से हम बात करें तो कि मौर्य वंश का जो संस्थापक कहते हैं वो किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसी व्यक्ति ने धनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। और धनानंद की हत्या करने के बाद में 322 ईसा पूर्व में अपना जो प्रधानमंत्री था कौन, कौटिल्य, इसकी सहायता से इस वंश की स्थापना कर देते हैं। और स्थापना कहां पर की जाती है, पाटलिपुत्र के अंदर। फिर देखो यहां से ये इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रश्न आए कि जी हाँ, मेगस्थनीज, जो मेगस्थनीज नामक व्यक्ति है ये यूनानी व्यक्ति हैं और ये किसके दरबार में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की। और किसका राजदूत होता है, सेल्यूकस निकेटर की। फिर इसके बाद हम देखो ये नाम ही हमने दे रखा है कि मेगस्थनीज के दरबार में क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर अगली बात करें तो जी हाँ, जिसका नाम होगा बिंदुसार। और बिंदुसार क्यों प्रसिद्ध है, एक तो इसकी उपाधि आपको याद रखनी है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, बिंदुसार ने। तो जी हाँ, उसमें जो बिंदुसार की जो उपाधि है कौन सी है, मित्रों, चेटस। और इसका मतलब भी क्या होगा, जी हाँ, दुश्मनों का हत्यारा या उसका अंत करने वाला। फिर यहां से अगर इसका धर्म पूछा जाता है तो धर्म कौन सा होगा, आजीविक धर्म, आजीविकी धर्म, जिसका संस्थापक था मखली पुत्र गोसाल, इसका संस्थापक इसे कहते हैं। फिर अगली जो चीज देखें तो नाम होगा भाई आपका सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। और इसमें जो आपको याद रखना है, इसके अंदर ये याद रख लेना कि भारत में अभिलेखों का, अभिलेखों का जो जनककर्ता कहा जाता है वो किसे कहते हैं, जी हाँ, सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। दूसरी चीज यहां से अगर ये देखें कि अशोक ने एशिया और यूरोप के कई राज्यों के साथ क्या प्रारंभ की थी, मैत्रीपूर्ण संधि, या आप लोग ये भी कह सकते हैं विदेशों के साथ संबंध बनाने वाला शासक कौन सा होगा, तो आपका कौन सा बनेगा, सम्राट अशोक कहते हैं उसे। फिर नेक्स्ट चीज देखें तो जी हाँ, इन्होंने एक यहां से इसका पुत्र था, जी हाँ, महेंद्र। और जी हाँ, एक जो इसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु कहां पर भेजा था, श्रीलंका के अंदर भी इन्होंने इनके द्वारा ही भेजा हुआ है। फिर नेक्स्ट चीज देखिएगा, और नाम आता है इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। और इंडो ग्रीक हमें ये भी कह सकते हैं यूनानी व्यक्ति होते हैं। यहां से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला जो राजवंश माना जाता है वह राजवंश कौन सा है, इंडो ग्रीक्स वंश माना जाता है। और इसके अंदर अगर हम एक बात और देखते हैं कि भारत में जो यूनानी जो स्थापत्य कला है, यूनानी स्थापत्य कला, उसका प्रचार प्रसार भी किससे शुरू होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। फिर एक चीज और है यहां से, आपने कल भी देखा होगा मिलिंद मनोक, हमने नाम लिया था कल। तो जी हाँ, उसके साथ एक नागसेन नामक व्यक्ति था, उसकी वार्ता का जो उल्लेख है वो भी कहां पर आपका मिलिंद मनोक के अनुसार देखने को मिलता है। फिर जो आता है आपका शक वंश, शक वंश। और ये जो अगर देखें तो भाई इसका जो शक वंश में अगर देखें तो एक रुद्र दामन नामक व्यक्ति होता है। और इसी व्यक्ति ने, यहां से ये याद रखना
एक झील का निर्माण करवाया, जिस झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। इस झील का इन्होंने निर्माण करवाया। और संस्कृत भाषा का जो सबसे पहले जो अभिलेख मिलता है वो भी किसका है, रुद्रदामन इसी का होता है। और ये जो जूनागढ़ जो अभिलेख है, ये जी हाँ, जो जूनागढ़ जो क्षेत्र आपका गुजरात वाला, वहां से में प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कुषाण वंश। और कुषाण वंश क्यों प्रसिद्ध होता है, पहली बात तो इसमें कुषाण वंश में ये है कि जी हाँ, ये आते कहां से हैं, ये है भाई युच्ची जाति से संबंध रखते हैं। और युच्ची जाति जो कहां पर थी, जी हाँ, चीन के अंदर प्रवेश करती है। और इन्हीं में अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहला जो शासक आता है जिसका नाम होता है कुजुल, कुजुल कदफिसस, कुजुल कदफिसस। और इस व्यक्ति को यह कहा जाता है कि जी हाँ, भारत में कुषाण वंश की जो जिसने स्थापना की हो वह कौन होगा आपका यहाँ से, तो जी हाँ, वो होता है आपका कुजुल कदफिसस। लेकिन आपको ये याद रखना कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जिसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क ने ही यहां से जो संवत प्रारंभ करवाया था, शक संवत। और इसका जो प्रारंभ होता है कब होता है, 78 ईस्वी के अंदर। प्रश्न आए भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, तो कौन सा होगा आपका, शक संवत ही होता है। अगला देखिएगा, अगला आता है शुंग वंश। और यहां से हम नाम लेते हैं पुष्यमित्र शुंग का, पुष्यमित्र शुंग। और इनके द्वारा एक नया वंश बसाया गया है। जी हाँ, वो जो अगर देखें तो कुषाणों के बाद में महत्वपूर्ण वंश आता है जिसका नाम है यहां से आपका शुंग वंश। और महा जो भाष्य है, जो कल भी बताया था कि जी हाँ, जो इसे लिखने वाला कौन है, पतंजलि है इनके द्वारा। तो जी हाँ, इसका जन्म भी मध्य भारत में कहां से होता है, गोरनार्ध में। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पतंजलि है वो किसके दरबारी व्यक्ति रहे हैं, तो किसके रहेंगे, जी हाँ, यहां से देखें तो आपके पुष्यमित्र शुंग की। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, अगर यहां से बात करें तो कण्व वंश। और कण्व वंश में अगर देखते हैं तो जी हाँ, एक वासुदेव नामक व्यक्ति था, वासुदेव नामक व्यक्ति। उसी व्यक्ति ने सबसे पहले, उसी व्यक्ति ने सबसे पहले जो देवभूति नामक व्यक्ति था उसकी हत्या करके किस वंश की स्थापना कर देते हैं, यहां से आपकी कण्व वंश की। कण्व वंश के बाद में जो नेक्स्ट वंश आता है सातवाहन। दोस्तों यहां से प्रश्न एसएससी खूब उठा रही है। और सातवाहन वंश में देखिएगा जो सिमुक नामक व्यक्ति है, एक बात देखना, ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, और ये जो क्षेत्र बना हुआ है यहाँ पर, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को जी हाँ नाम देते हैं आंध्र, आंध्र सातवाहन वंश। ये भी इसे इसे ही कहा जाता है। तो ये याद रखना कि सातवाहन वंश का उदय कहां पर होता है, तो इसका उदय होता है आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर। और सिमुक नामक व्यक्ति थे जो इसका क्या माना जाता है, संस्थापक इसे कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन अलग से ये है आपका, नोट के अंदर लिख लेना आप लोग। और इसमें से अगर देखें हम लोग तो जी हाँ, आपका प्रश्न ये है, भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के या शीशे की जो मुद्रा चलाने वाला जो शासक माना जाता है, तो वो शासक कौन से माने जाते हैं, आपके सातवाहन वंश के। और एक अलग से आपको ये लिखना है कि भारत में एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने चमड़े के भी सिक्के जो आपके सिक्के जारी करवाई, और वह जो नाम होगा जिसका निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती, जी हाँ देखें तो जी हाँ, हुमायूं के कार्यकाल में बने हुए थे, जिसने जी हाँ किसके आपके जो सिक्के चलाए, चमड़े के। और शीशे की मुद्रा कौन चलवा देता है यहाँ पर, सातवाहन वंश। फिर आते हैं आपके दक्षिण भारत की ओर अग्रसर होते हैं। और दक्षिण भारत में अगर देखें तो भाई आपका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ था कौन सा, ये क्षेत्र, क्षेत्र यहां से, इसी के अंदर जी हाँ आप लोग पढ़ेंगे चेल, चोल, या जिसे हम चेल को चेर भी कह सकते हैं, केरल पुत्र भी कह सकते हैं, पांडे और राष्ट्रकूट। इन जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंदर दक्षिण भारत में इन्हीं का ही उदय होता है। अब देखो पांडे वंश के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि इसका जो उल्लेख किया है वो सबसे पहले किसने किया, तो मेगस्थनीज नामक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था, जी हाँ, इंडिका। इंडिका के अंदर ही, इंडिका के अंदर ही सबसे पहले इसका क्या होता है, उल्लेख होता है। फिर दूसरी चीज अगर देखें तो जी हाँ, जिसका नाम होगा चोल वंश। और चोल वंश, चोल वंश में अगर बात करें तो जी हाँ, यहां से इसे दूसरा नाम ये भी दे रखा कि चोल मंडल भी कहा जाता है। पांड्यों के जो पांड्य साम्राज्य था उसके उत्तर पूर्व में
जो यहाँ से पेनार या वेलार दो नदियां हैं, इस दो नदियों के बीच का क्षेत्र कौन सा कहलाता था? चोल वंश कहलाता है। और जो आपका विजयालय नामक जो आपका व्यक्ति था, उसी व्यक्ति ने इसकी क्या करती थी? स्थापना करते हैं। यह प्रश्न ये आए कि जी हाँ, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? कावेरी पट्टनम, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पुहार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो चेर है, चेल जो वंश आता है, इसकी जो राजधानी कौन सी बनाई थी? वंजी को क्या करते हैं? राजधानी। और ये जो चेल क्षेत्र है वर्तमान में किस राज्य में है? केरला के अंदर है। केरला भारत का ना वर्तमान में अगर देखें कि सबसे शिक्षित जो राज्य है वर्तमान में कौन सा बना हुआ है? आपका केरल। फिर नेक्स्ट देखिए अगला, और यहां से आता है गुप्त काल। गुप्त काल, और गुप्त काल में देखो भैया आप लोग, जो मगध वाला हिस्सा है, मगध वाला हिस्सा है, इसके अंदर एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, या ये प्रश्न आ जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन होता है? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वह व्यक्ति कौन है आपके? जी हाँ, जिसका नाम होगा श्रीगुप्त। ये माने जाते हैं गुप्त वंश के संस्थापक। और जो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज, देखो श्रीगुप्त ने यहां से महाराजा की उपाधि धारण की थी, और बल्कि ये कौन सी उपाधि धारण कर रहा है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहा है। फिर अगर देखें तो मगध और प्रयाग और साकेत पर गुप्तों का क्या रहा है? आधिपत्य रहा है। लेकिन भाई आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न ये आ रहा है यहाँ से कि जी हाँ, ऐसा कौन सा शासक है जिसने गुप्त संवत चलाई हो? ऐसा कौन सा शासक है जिसने गुप्त संवत चलाई हो? तो वह शासक कौन कहलाएगा आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट शासक आता है जिसका नाम होगा आपका समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त में आपको ये याद रखना कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और इससे जो भारत का नेपोलियन कहने वाला व्यक्ति था, जी हाँ, वह व्यक्ति होगा यहाँ से विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ। और जो नेपोलियन जो शासक कहाँ का बना होता है? फ्रांस का। केवल इससे क्या मिलती है? एक उपाधि मिलती है कि जी हाँ, भारत का अगर नेपोलियन कहा जाए तो किस व्यक्ति को कहा जा सकता है? तो वह व्यक्ति कौन होंगे आपके? समुद्रगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद में अगर देखें तो जी हाँ, नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कहा जाता है कि जी हाँ, दिल्ली के अंदर एक लौह स्तंभ बना हुआ है, लौह स्तंभ। और यह जो लौह स्तंभ वर्तमान में अगर देखें प्रसिद्ध क्यों होता है? क्योंकि लोहे के जो आपको पता है कि जर लगता है, और इसके अभी तक कोई भी यहां से जर नहीं लगा है। तो जिसके कारण यहां से इसका प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो कुतुब मीनार आपकी, उसके पास में ही लौह स्तंभ बना हुआ है, उसका निर्माता कौन माना जाता है? या ये प्रश्न है कि नवरत्न किसके दरबार में होते हैं? तो नवरत्न या तो आपके किसके थे? जी हाँ, अकबर के दरबारी व्यक्ति रहते हैं। या अगर देखें जो आपके किसके हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के। और इसी व्यक्ति ने एक उपाधि धारण की थी, जिस उपाधि का नाम क्या था? विक्रमादित्य उपाधि। तो यहां से ये याद रखना, विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी वो कौन से गुप्त शासक ने की? तो यहां से आप चंद्रगुप्त सेकंड। कुमार गुप्त सेकंड में आपको यहां से अगर प्रश्न आए तो जी हाँ, एक चीज याद रख लेना यहां से आप लोग कि भारत में एक नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म से क्या रखता है? संबंध रखता है। और इसका जो संस्थापक मानते हैं वो किसे कहते हैं? आपके कुमार गुप्त प्रथम को, जो कि क्या था? शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। या ये प्रश्न आए कि जी हाँ, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा कहां से ग्रहण की जाती थी, तो कौन सा होगा? जी यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय। भाई ये दो करंट में प्रश्न याद रख लेना, 2014 से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः क्या कर दिया गया है? शुरू कर दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय को। फिर अगली बात देखें तो जी हाँ, उसका नाम होगा आपका यहाँ से स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त में आपको क्या याद करना है? केवल ये याद रख लेना कि हुणों का सर्वाधिक जो आक्रमण हुए हैं वो किसके काल में हुए हैं? तो जी हाँ, वह जो आक्रमण होते हैं वो किसके काल में? तो अकाल आपका कौन से में होंगे? हुणों, स्कंदगुप्त। फिर प्रश्न आए कि जी हाँ, भीतरी स्तंभ का जो संबंध किससे है? तो जी हाँ, वो किससे होगी? आपके स्कंदगुप्त से। फिर नेक्स्ट जाती है आपके पुष्यभूति वंश, राजवंश। और ये जो वंश आता है, ये भाई यहां से आपको देखो अगर देखें तो प्रभाकर जो वर्धन होता है, इस वंश का अगर देखें तो महत्वपूर्ण शासक है। लेकिन पुष्यभूति व्यक्ति को यहाँ इसका क्या मानते हैं? संस्थापक मानते हैं। शक्तिशाली शासक पूछा जाए तो कौन होगा? आपका हर्षवर्धन, जिसने किसको राजधानी बनाया?
कनौज को राजधानी। और हर्षवर्धन के शासन काल में एक व्यक्ति आता जिसका नाम होता है ह्वेनसांग। और जो ह्वेनसांग जो शिक्षा ग्रहण करने आता बौद्ध धर्म की, कहां से आता है? चीन से। और यहां से शिक्षा ग्रहण कहां पर करता है? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि जी हाँ, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि रहा है जिसका नाम होता है बाणभट्ट। बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने अगर देखें तो जी हाँ, जो आपके जो सबसे अधिक जो सेवा दी वो किसके काल में दी है? आपके यहाँ से हर्षवर्धन के काल में। फिर जो नेक्स्ट चीज आए तो जी हाँ, जिसका नाम होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश, इसका जो संस्थापक मानते हैं वो किसे मानते हैं भाई? एसएससी ने अभी ये प्रश्न उठाया है कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन होगा? तो इसका जो संस्थापक कौन बना हुआ है? तो दंती वर्ग इसका संस्थापक माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने, यहां से अगर देखें कैलाश मंदिर होता है, कैलाश मंदिर जो कि है कहां पर? तो यहां से जो कैलाश मंदिर के बारे में याद रखना, एलोरा के अंदर, एलोरा की गुफाएं भी होती हैं। तो यहाँ पर क्या बना हुआ आपका? ये मंदिर स्थित होता है। फिर यहां से देखिएगा अमोघ वर्ष, ये व्यक्ति ऐसा है जिसने जिसने यहां से मंदिर के अंदर अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर रखवा दिया था वहां पर। फिर अगला जो वंश आता है गंग वंश, इसके अंदर अगर देखें हम लोग तो भाई आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहां पर बना हुआ है? भुवनेश्वर के अंदर। और ये किसकी राजधानी बनी हुई है? उड़ीसा की क्या है? राजधानी बनी हुई है। यह प्रश्न ये आए कि सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर को निर्माता कौन माना जाता है? तो जी हाँ, जिसका नाम होगा नरसिंह देव प्रथम। इसी ने कोणार्क का, जो कोणार्क कहां पर है? ओडिशा के अंदर। यहीं पर क्या बनवाया था? भारत का प्रथम सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट चीज देखते हैं तो जी हाँ, जिसका नाम होगा पल्लव वंश। पल्लव वंश, और पल्लव वंश में अगर हम लोग देखें तो जी हाँ, इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सिंह विष्णु को इसका संस्थापक माना जाता है। पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? सिंह विष्णु। और अगर ये बात है कि जो इस जो सबसे महान या शक्तिशाली शासक था वो कौन था? नरसिंहवर्मन था, जिसने मामल्लपुरम, या जिसे वर्तमान में महाबलीपुरम भी कहा जा सकता है, शहर की क्या करवाई थी? स्थापना। ये अभी यहां से राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नरसिंहवर्मन ने किस शहर को बसाया था? तो उसका नाम क्या होगा? मामल्लपुरम शहर को बसाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी यहां से महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए थे प्राचीन भारत की।